नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मिस यूनिवर्स हरनाज संगू वतन लौट आई हैं, लेकिन उन्हें कोरोना महामारी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में 8,479 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नेचर को समझने और उसे कंट्रोल करने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर सेना के प्लेन से गुरुवार दोपहर 2:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद रैली समाप्त हुई तो फिर से कामिल का हाथ पकड़कर कहा कि अमर सिंह को छोड़ो, उन्हें सांसद बना दिया गया। मिस यूनिवर्स हरनाज संगू वतन लौट आई हैं, लेकिन उन्हें कोरोना महामारी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल भी लिए। 8वें दिन रिपोर्ट आने के बाद उन्हें 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर भी करना होगा। हरनाज संगू गुरुवार को मुंबई पहुंची। उन्हें एयरपोर्ट पर ही 7 स्टार होटल में क्वारंटाइन किया गया है। हरनाज के भाई हरनूर ने बताया कि कोरोना नियमों के अनुसार उनकी बहन को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। अभी हरनाज के चंडीगढ़ आने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। 7 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद ही आगे का कार्यक्रम बनेगा। आपको बता दें कि इजराइल में होने वाले मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में मोहाली के खरड़ की रहने वाली हरनाज संगू विजेता रही हैं। मिस यूनिवर्स हरनाज को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही क्वारंटाइन किया गया है। सरकार ने राज्यों के साथ साथ एयरलाइंस को भी एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत विदेशी यात्री अगर सेल्फ डिक्लेरेशन में गलत जानकारी देते हैं तो यह अपराध माना जाएगा। नई एडवाइजरी के तहत विदेश से आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। रिपोर्ट के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। अगर यह शपथ पत्र झूठा हुआ तो क्रिमिनल के तहत कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही 14 दिनों की ट्रैवल की डिटेल भी आपको देनी होगी। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में 8,489 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक जो बजट है वो पेश किया है। इसमें किसान, बुजुर्ग, दिव्यांग सबको लुभाने की कोशिश की गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भत्ता देने के लिए 670 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान है। राज्य सरकार ने बजट में प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस करते हुए उनके लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है। वहीं किसानों को साधने के लिए योगी सरकार ने केंद्र की तर्ज पर किसान सम्मान निधि की तरह एक नई योजना भी शुरू की है। शीतकालीन सत्र का आगाज आज दूसरा दिन है। यह 17वीं विधानसभा का आखिरी और इस साल का चौथा सत्र है। सरकार 2021-22 के दूसरे अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष का अंतरिम बजट और 2022-23 के शुरुआती 4 महीनों के लिए लेखानुदान सदन में प्रस्तुत करेगी। सदन में बजट पेश होने के बाद प्रश्नकाल भी होगा। आज शाम 4:30 बजे विधानसभा के सभी सदस्यों का ग्रुप फोटो भी हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नेचर को समझने और उसे कंट्रोल करने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित है। वहीं राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने इस वेरिएंट को लेकर बेफिक्र होने की बात कही। मीणा ने कहा कि ओमिक्रॉन का संक्रमण राज्य में नियंत्रित है। यहां मिले सभी 17 मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। फिलहाल इस नए वेरिएंट से राज्य को कोई खतरा नहीं है। इसी के चलते हम प्रदेश में स्कूल कॉलेजों को बंद नहीं करेंगे। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि लोगों और अभिभावकों में ये चिंता है कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, ऐसे में क्या स्कूल कॉलेज फिर बंद होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम अभी स्कूल कॉलेज बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। राजस्थान ने ओमिक्रॉन को काबू में कर लिया है। एक भी संक्रमित को बड़े स्तर पर लोगों के संपर्क में नहीं आने दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार आया था। उसके संपर्क में जितने भी लोग आए उन सभी की हमने ट्रेसिंग की और टेस्टिंग भी की। इसमें से लोगों की जीनोम स्क्रीनिंग और ओमिक्रॉन संक्रमित वो लोग मिले थे, वे पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं।
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर सेना के प्लेन से गुरुवार दोपहर 2:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर आया। यहां मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विधायकों ने कैप्टन को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया था। वरुण 7 दिन से बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। पार्थिव शरीर को भोपाल स्थित सन सिटी कॉलोनी में उनके घर ले जाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे चल रहे थे। प्रशासन का प्लान वरुण का अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर कराने का था, लेकिन वरुण के पिता के कहने पर अब संत हिरदाराम नगर में शुक्रवार सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। दरअसल पिता ने कलेक्ट्रेट को बताया कि अंतिम यात्रा भदभदा ले जाएंगे, जो शहर का ट्रैफिक जाम होगा। वह नहीं चाहते कि लोग उनके बेटे की वजह से परेशान हो। एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर वरुण के निवास सन सिटी कॉलोनी लाया गया, जहां आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहां पर शाम 5 बजे अंतिम दर्शन के लिए लोग जा सकते हैं। इसके बाद देह सेना के अस्पताल में रखी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आवंटित 7,81,999 मकान बनाने का लक्ष्य वापस क्या ले लिया। ये मामला छत्तीसगढ़ में चुनावी हो चला है। नगरीय निकाय चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इससे लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए। सभी नेता निकाय चुनाव को लेकर कांकेर जिले के एक कार्यक्रम में जुटे थे। इस दौरान दोनों दलों के नेताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। नेताओं ने एक दूसरे को उंगलियां दिखाई और जमकर नारेबाजी भी की। मामला नरहरपुर नगर पंचायत का है। नरहरपुर नगर पंचायत में 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इसे लेकर बुधवार को शहर में एक सार्वजनिक सवाल जवाब कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें कांग्रेस, भाजपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, निर्दलीय प्रत्याशियों व उनके समर्थक तथा नेताओं को आमंत्रित किया गया था। नगर विकास के मुद्दे को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे थे। पहले सामने आए सवालों में भाजपा प्रत्याशियों व नेताओं ने कहा कि भाजपा शासनकाल में काफी विकास हुआ है। नगर में नाली व सड़कें बनाई गई हैं, निर्माण कार्य भी कराए गए, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 3 साल विकास ठप पड़ा हुआ है। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी नेताओं ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही सड़कें बनी हैं। 3 साल में नगर में 11 करोड़ का विकास कार्य किया गया। इस दौरान दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब के रायकोट में चुनावी सभा के दौरान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने विधायक जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल की गैर हाजिरी में कामिल अमर सिंह को काबिल बता दिया। लुधियाना के विधानसभा क्षेत्र आत्मनगर के कमलजीत सिंह कंडवल को उम्मीदवार ऐलान करने के बाद अब सिद्धू ने सांसद अमर सिंह के बेटे कामिल को इशारों में प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सिद्धू ने चुनावी सभा में अपने भाषण के दौरान 2 बार साथ खड़े कामिल का हाथ पकड़कर उन्हें काबिल कहा। एक बार तो सिद्धू ने कहा कि वे पिपली दे पत्तिया क्यों खड़खड़ लाई हो ही रहे कि उन्होंने बात कही। उन्होंने कामिल अमर सिंह का हाथ उठा दिया। इसके बाद रैली समाप्त हुई तो फिर कामिल का हाथ पकड़कर कहा कि अमर सिंह को छोड़ो, उन्हें सांसद बना दिया है, अब कामिल को विधायक बनाओ, फिर देखेंगे कि क्या होगा। साफ है कि उन्होंने कामिल अमर सिंह को टिकट देने का इशारा किया है। रायकोट से विधायक जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल ने 11 नवंबर को विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को जफ्फी डालकर उन्हें आम आदमी कहा था। इसके बाद 25 नवंबर को मोगा की रैली में पार्टी ज्वाइन कर ली थी, मगर आज वह अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रही रैली में नहीं पहुंचे। रैली में सिद्धू ने कहा कि विधायक बुलाया तो था
मगर वह शर्मिंदा होते हुए नहीं आया। सिद्धू ने विधायक की गैर हाजिरी और कामिल को टिकट का इशारा कर जिले की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार जल्दी ही कानून लागू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 के प्रस्ताव को गुरुवार को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी अथवा निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे इतनी ही धनराशि वसूल की जाएगी। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति भी कुर्क करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में लागू होने वाले कानून को यूपी की तर्ज पर बनाया गया। सरकार के प्रवक्ता व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस कानून को लागू करने का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक को विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य उन आंदोलनकारियों को रोकना होगा जो दूसरे की संपत्ति या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार शाम बनारस से लौटने के बाद सीनियर अफसरों की बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को निर्देश दिए कि हर जिले का ग्रामीण और शहरी मास्टर प्लान 1 माह में तैयार करें। उन्होंने कहा कि शहरों का जन्मदिन भी मनाएं। इस आयोजन से उस शहर के देश विदेश में रहने वाले लोगों को भी जोड़ें। शहरों की मुख्य सड़कों के साथ ही गलियों की सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि अब भवनों व सड़कों का अंग्रेजी नामकरण नहीं करें। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत पाठ्यक्रमों में संस्कार, देशभक्ति, नैतिक मूल्य को जोड़ें। एक मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होना सुनिश्चित करें। आगामी महाशिवरात्रि और नर्मदा जयंती पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन और विकास उत्सव का आयोजन किया जाए। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में बचे हुए साल यानी 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। मुंबई पुलिस के इस एक्शन के बाद इस बार मुंबई में क्रिसमस और नए साल का जश्न फीका पड़ सकता है। नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को फील्ड यानी सड़कों पर उतारा जा रहा है। बिना मास्क के घूमने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा कि किसी भी कार्यक्रम में केवल 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसमें वही लोग शामिल हो सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए। आदेश में यह भी कहा गया कि दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम, सभा में भी पूरी तरह वैक्सीन लगवा चुके लोग ही होने चाहिए। ऐसे स्थानों पर सभी आने वालों और ग्राहकों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। मुंबई पुलिस के मुताबिक सभी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल पूरी तरह से वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति ही कर पाएंगे। महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी लोगों को या तो वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए या उनके पास 72 घंटे में की गई RT-PCR रिपोर्ट भी होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही SIT की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाने का सरकार पर दबाव बना रहा है। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ संसद और सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर भी मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उनके नैतिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा संकेत है। नरेंद्र मोदी जी धार्मिक वेशभूषा और धर्मपरायणता को दिखावा और इस तथ्य को नहीं बदल सकेगा कि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने अगले ट्वीट में कहा कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और कानून के हिसाब से आरोप तय होने चाहिए। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मंगलवार को अदालत में अर्जी देकर कहा है कि यह लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, बल्कि आशीष मिश्रा ने उसके साथियों ने योजना बनाकर किसानों की हत्या की है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश की लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ काम कर चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ काम करने की इच्छा जताई है। मौजूदा समय में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे प्रशांत किशोर ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में खुलकर अपनी बातें सामने रखी और ममता बनर्जी के बयानों से उलट कहा कि बिना कांग्रेस के मजबूत विपक्ष की संभावना कम है। प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी 2017 के मुकाबले 2022 में उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें ला सकती है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा नेता है जिसके साथ वह दोबारा काम करना चाहेंगे तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया क्या उनकी नीतीश से बातचीत होती है तो उनका जवाब था कि बातचीत तो मेरी होती ही रहती है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने सितंबर 2018 में जेडीयू को धोखा दिया है। सरकार के दावे और विज्ञापन झूठे हैं। सूचना मिल रही है कि 3 माह में डीजल और पेट्रोल कंपनियों को 600 गुना फायदा हुआ है। वे बुधवार को विजय रथ यात्रा लेकर निकलने से पहले नगर के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि जनता परेशान है, सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर जनता का पैसा निकाल कर अमीरों की जेब क्यों भरी जा रही है। सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। इस सरकार के शासन में सरकारी संपत्तियों और संस्थाओं तक को बेचा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे भाजपा को हार जो है नजदीक दिखाई देगी वैसे वैसे उनके बड़े नेता दिखाई देने लगेंगे। दावा किया गया कि जनता बदलाव चाहती है। यही कारण है कि समाजवादी विजय रथ यात्रा जनता का जो अपार समर्थन उसको मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा और खुशहाली आएगी। लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं किसानों को कुचल दिया गया हो। कहा गया कि किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। हालांकि जांच में सब चीजें सामने आ रही हैं। साजिश में गृह राज्य मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है, इसलिए सरकार को उन्हें तत्काल बाहर कर देना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों से सुधार देखने को मिल रहा है, फिर भी यह खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं आज यानी गुरुवार को सुबह दिल्ली के मुंडिका में AQI 335 तो श्रीनिवासपुरी में 317 और पंजाबी बाग में 305 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के में 3 इलाके रेड जोन में है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली में मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 337 है जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 363 रहा तो मंगलवार को यह 367 था। हालांकि राहत की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के सभी इलाके रेड जोन से बाहर है। हालांकि इसके बाद भी प्रदूषण की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बहरहाल राजधानी दिल्ली के मुंडिका, श्रीनिवासपुरी और पंजाबी बाग को छोड़कर सभी इलाकों की हवा में सुधार हो रहा है। दिल्ली में आरके पुरम में AQI 223 दर्ज किया गया जो सबसे कम था। घाटी में जो युवा हथियार थामकर आतंकी राह पर चले हैं वे घर वापस लौटें और अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करें, सफेद पोस्ट दहशतगर्द से बचे। यह बात शोपियां जिले में सेना की चिनार कोर के सेना कमांडर ने लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कही। वह बुधवार को शोपियां के बटपुरा स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित वार्षिक चिल्ले कुला महोत्सव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 18-19 साल के युवाओं की सोच कच्ची होती है, 25 साल के बाद में समझ में आता है कि विचारधारा क्या होती है। GOC ने आतंकी राह पर चले युवाओं से कहा कि वे परिवार से या फिर हमसे मदद लें, उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सफेद पोस्ट दहशतगर्द काफी खतरनाक है और समाज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। JCO ने कहा कि मैं पूछता हूं कि ये दहशतगर्द अपने बच्चों को आतंकी क्यों नहीं बनाते, दूसरे के बच्चों को क्यों गर्त में ढकेल रहे। DP पांडे ने कहा कि इस वर्ष कम आतंकी बने और उम्मीद है कि आने वाली साल में ये संख्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं आतंक का हाथ थाम चुके युवाओं से कहता हूं कि अच्छी राह पर चलें और अपने माता पिता व परिवार का ख्याल रखें, वह देश की सेवा करें। आर्मी चीफ जनरल
MM नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। उन्हें देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच बुधवार को उन्हें COSC का पद सौंप दिया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी वाली कमेटी की चेयरमैन की यह पोस्ट देश में पहले CDS जनरल विपिन रावत के 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में असामयिक निधन के बाद से खाली पड़ी थी। सूत्रों ने यह भी कहा कि CDS को लेकर अभी कोई भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जनरल नरवणे को तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सबसे सीनियर होने के कारण COSC चेयरमैन बनाया गया और इसका उनको अगला CDS बनने का दावा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 30 सितंबर को, जबकि नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने अपना पद 30 नवंबर को संभाला था। इसके उलट जनरल नरवणे को सेना प्रमुख बनने करीब 2 साल का वक्त हो चुका है। 61 वर्षीय जनरल नरवणे ने जनरल विपिन रावत के रिटायरमेंट और देश के पहले CDS के तौर पर प्रमोशन के बाद 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए K न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।